नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जिसे कि हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, मौलिक कर्तव्य से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, अगर इंडियन पॉलिटी को आप पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ते हैं, तो उसमें से मौलिक कर्तव्य जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह मौलिक कर्तव्य इस पाठ से जुड़ा हुआ, इस अध्याय से जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कि 2-4 सवाल मैं आपको बताता हूं कि मौलिक कर्तव्य किसे कहा जाता है। ये आपको दीर्घ उत्तरी में अगर पूछा जाए, अगर आंसर राइटिंग में पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से लिख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है। फिर अगर सवाल आ जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है और किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये सारे जितने भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यह वीडियो कुल मिलाकर कंप्लीट वीडियो होने वाला है मौलिक कर्तव्य के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ कोई भी शंका, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। आपके सभी शंकाओं का, सभी समस्याओं का समाधान होगा जो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ रहेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि ये मौलिक कर्तव्य जो है, यह जो मौलिक कर्तव्य आप देख रहे हैं, यह मौलिक कर्तव्य आखिर होता क्या है, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य क्या होता है और इसे अंग्रेजी में बोला जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं। तो चलिए मौलिक कर्तव्य को जानते हैं। हमारे वे सारे कर्तव्य, हमारे वे सारे बुनियादी कर्तव्य, अगर इसमें बुनियादी जोड़ दिया जाए तो और भी अच्छा परिभाषा इसका निकल कर आएगा। हमारे वे सारे बुनियादी कर्तव्य जो किसी व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसकी प्रगति के लिए आवश्यक हो और इन कर्तव्यों के द्वारा राष्ट्र की भी उन्नति होती हो, तो ऐसे कर्तव्यों को, ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। और मौलिक कर्तव्य को आप मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो आप इसे फंडामेंटल ड्यूटीज कह सकते हैं। मौलिक कर्तव्य आप जान चुके हैं दोस्तों कि हमारे वे सारे बुनियादी कर्तव्य जो व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसकी प्रगति के लिए आवश्यक हो और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी आवश्यक हो, तो ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को मैंने समझा दिया है। अब बताता हूं कि मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है वो कब लाई गई। दोस्तों, इस बात को जानने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस समय हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, वो दिन कौन सा था? वह दिन था 26 जनवरी 1950 का। हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारे देश में संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में जब संविधान लागू होता है, उसे मूल संविधान कहा जाता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिस समय हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे देश के संविधान में एक भी मूल कर्तव्य, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और उस समय के हमारे जो नेता थे, उन्होंने ऐसा सोचा था कि आने वाले समय में जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो भारतीय नागरिक हैं, वे मौलिक कर्तव्य को अपने आप से ही पूरा करेंगे। तो इस बात की जरूरत नहीं थी हमारे संविधान में कि मौलिक कर्तव्य को अलग से लिखा जाए। लेकिन आने वाले कुछ समय में देखा गया कि हमारे देश के नागरिकों के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाने लगा। तो आखिरकार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे देश के संविधान में एक नया पाठ जोड़ा जाता है, एक नया अध्याय जोड़ा जाता है, जो कि अध्याय 4 का ए होता है। अध्याय 4A जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत हम मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। और उस समय हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या होती है, यानी कि 1976 में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या होती है, वह संख्या होती है 10। आप संख्या याद रखिएगा दोस्तों। जिस समय 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय हमारे देश के अंदर, हमारे देश के संविधान के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी, उनकी संख्या थी 10। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो आज के दौर में, मतलब वर्तमान समय में, हमारे देश के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह मौलिक कर्तव्य 10 से 11 कैसे हुआ, इस बात को मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैंने कुछ प्रमुख बिंदु को लिखे हुए हैं। इन सभी बिंदुओं को हम बारी बारी से समझते हैं तो मौलिक कर्तव्य को समझना और आसान हो जाएगा
और इसके अंतर्गत बनने वाले जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्न को मैं यहाँ पे डील करवाने वाला हूँ। आपके मन में, मैंने पहले भी कहा था कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है मौलिक कर्तव्य को लेकर के। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और हमारी ओर से जरूर इसका रिप्लाई किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है। एक सवाल जो आपको देखने को मिलता है कि हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स का मतलब यह किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका उत्तर आप यहाँ देख रहे हैं, इसका उत्तर है सोवियत संघ। सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है मौलिक कर्तव्य। हमारे देश के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है, प्रावधान जोड़ा गया है, यह सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों कहीं कहीं आप सोवियत संघ को रूस के नाम से भी जानते हैं, जो कि सरासर गलत है। रूस जो है वह सोवियत संघ का एक हिस्सा है। दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो सोवियत संघ का सबसे बड़ा हिस्सा रूस के नाम से जाना जाता था और आज भी इसे रूस यानी कि रसिया के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि हमारे देश की संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह सोवियत संघ हो जाएगा। यह सोवियत संघ तत्कालीन सोवियत संघ है, मतलब उस समय का जो सोवियत संघ था, आज जिसे कि रूस के नाम से भी आप जान सकते हैं, मतलब रूस से यह प्रेरित है, रूस के संविधान से प्रेरित है। अगर सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। अगर विकल्प में सोवियत संघ नहीं दिया हुआ रहे तब आप क्या कीजिएगा? तो अब ऐसी स्थिति में दोस्तों वहां पे रूस जरूर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे रूस पे ही टिक लगाना है। अब अगले बिंदु को देख लेते हैं। अगला बिंदु है कि हमारे देश के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है यह किसकी अनुशंसा पे जोड़ा गया है, तो इसका उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, जिसे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी कहा जाता है। दोस्तों हमारे देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से हमारे देश के नागरिकों के द्वारा 1976 तक में देखा गया कि संविधान का पालन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। नागरिक केवल अपने मौलिक अधिकारों का आनंद ले रहे हैं और वह अपना दायित्व, अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज को वो भूल चुके हैं। तो इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह की जो अनुशंसा हुई थी, इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रखा गया। और उस समय सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की जो बात की जाए, उस समय इन्होंने कुछ सजा का भी प्रावधान किया था कि जो नागरिक हमारे देश के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे उनको सजा भी दी जाए। लेकिन उस समय की तत्कालीन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय तो आपातकाल का भी दौर था दोस्तों। 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल भी रहा है, यानी इमरजेंसी का भी दौर रहा है। तो उस समय इंदिरा गांधी पावर में थी और इंदिरा गांधी ने इस बात को मना कर दिया था, मतलब यह मना कर दिया था कि संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो नागरिकों को किसी प्रकार की सजा मिलेगी। इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट यह भी निकल के आता है कि क्या भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन अगर कोई नागरिक नहीं करते हैं तो क्या उसे सजा दी जाएगी? तो इसका उत्तर होगा उसे बिल्कुल सजा नहीं दी जाएगी। आप इसे अदालत में यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक हमारे देश के अंदर संविधान जो चलता है उस संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसे सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर किसी मौलिक कर्तव्य के ऊपर कानून बन चुका है और तब नागरिक अगर इसकी अवहेलना करता है, इसका दुरुपयोग करता है या फिर इसका पालन नहीं करता है, तब उसे सजा बिल्कुल दी जाएगी। दोस्तों अब अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारे देश के संविधान में किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसी समय हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि हमारे देश के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वह किस भाग में जोड़े गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश के संविधान में कुल 22 भाग हैं और इन्हीं 22 भाग में से जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वह भाग है भाग 4A, जिसे कि आप 4क भी कह सकते हैं, 4क भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, या फिर 4A भी कह सकते हैं। भाग 4A के अंतर्गत आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। जबकि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 का A यानी कि 51 का क
अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आपको भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद जिसे कि आर्टिकल कहा जाता है, आर्टिकल 51A के अंतर्गत आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिल जाते हैं। जबकि भाग की बात की जाए तो भाग 4A जिसे कि 4 क भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है। अब अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है 1976 में मौलिक कर्तव्य जो था, जो जोड़ा गया था, उसकी संख्या कितनी थी। 1976 में जो संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। मैं बार बार 42वां संविधान संशोधन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मेरी बात को सुनते सुनते ही याद हो जाए कि हमारे देश में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो उसी समय रूस के संविधान से प्रेरित होकर, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर के हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था उस समय उसकी संख्या थी 10। ठीक है, फिर अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 11। फिर बात करेंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस समय हमारे देश में संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, मतलब कि एक भी मौलिक कर्तव्य उस समय नहीं थे। और आज के समय में देखा जाए तो हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गैर न्यायिक। मतलब यह गैर न्यायिक है, अगर इसका कोई पालन नहीं करता है तो आप उसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। गैर न्यायिक का मतलब यही होता है कि उसे अदालत में यानी कि न्यायालय के समक्ष चैलेंज नहीं किया जा सके, तो यह होता है गैर न्यायिक। गैर न्यायिक समझ गए आप दोस्तों। इस प्रकार से आपने भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है उससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदु को जान लिए हैं। दोस्तों अब एक दो और महत्वपूर्ण पॉइंट को हम जानने वाले हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य किन के ऊपर लागू होता है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमारे देश के नागरिकों के ऊपर लागू होता है, हमारे देश के नागरिकों के ऊपर लागू होता है। जबकि मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशी जो नागरिक होते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। लेकिन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हमें यानी कि हम भारतीय नागरिकों को इन कर्तव्यों का, इन दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए। दोस्तों हमारे संविधान के द्वारा हम भारतीय नागरिकों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हमें इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने संविधान के प्रति आस्थावान नहीं हैं तो हम मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन यह गैर न्यायिक है तो आप अदालत में उसे चैलेंज भी नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने मौलिक कर्तव्य के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का और समझाने का भरसक प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रयास बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अब जानेंगे उन 11 मौलिक कर्तव्यों को बारी बारी से, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपको अक्षर छोटा छोटा दिख रहा है तो आप मोबाइल को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद आपको आसानी से दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको बारी बारी से समझाते जाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और लास्ट तक बने रहने के बाद आपके मन में मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत कहा जाता है कि संविधान का पालन करें। हमारे देश के नागरिकों से ऐसी अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा की जाती है, वही यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हमारे देश के नागरिकों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, हमें संविधान का पालन करना चाहिए। और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे कि सरकार हो गई, सीबीआई हो गई, और सीबीआई के बाद ईडी की बात कर ली जाए, सेबी की बात कर ली जाए, इत्यादि बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनका आदर करना चाहिए। उनका आदर करने के साथ साथ राष्ट्र ध्वज, दोस्तों हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा बड़े शान से हम लहराते हैं, आसमान में लहराते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन यानी स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश में तिरंगा लहराया जाता है और यह तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है।
तो हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और यहाँ पर जो एक बात लिखा हुआ है राष्ट्रगान, हमें अपने राष्ट्रगान का भी आदर करना चाहिए। दोस्तों राष्ट्रगान जन गण मन होता है, राष्ट्रगान जन गण मन है, जबकि राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान जिसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो जन गण मन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पहले मौलिक अधिकार में हमने क्या जाना कि हमें संविधान का आदर करना चाहिए, इसके साथ साथ हमें संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना चाहिए। अब दूसरे कर्तव्य की बात कर लें तो दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। स्वतंत्रता के आंदोलन को, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में, दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको हमें अपने हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श कौन है दोस्तों? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं। विनायक दामोदर सावरकर हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सीमांत गांधी के नाम से जिसे जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं। हमें उन क्रांतिकारियों का, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने हृदय में संजो करके भी रखना चाहिए। यह कहता है हमारे संविधान में दिया गया दूसरा मौलिक कर्तव्य। अब तीसरे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे। हमें अपने देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखना चाहिए, हमें अपने देश में एकता की स्थिति को बनाए रखनी चाहिए, उसकी अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और इस पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहिए। यह कहता है हमारे संविधान में दिया गया तीसरा मौलिक कर्तव्य। अब चौथे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। दोस्तों चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों स्वाभाविक है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हम इस देश पर आने वाले हर खतरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और अगर कभी आह्वान किया जाए, हमारे देश में कोई बाहरी संकट आ जाए और आह्वान किया जाए हमारे देश के नागरिकों से कि हमारा देश संकट की स्थिति में है, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की बात आ जाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यह हमारे देश के प्रति सच्चा समर्पण होगा, क्योंकि हमने इस देश में जन्म लिया है। यह हमारी जन्मभूमि है और कर्म भूमि भी यही है। यह हमारी मातृभूमि है दोस्तों। यहाँ की हवाओं में हमने सांस लिया है, यहाँ की जमीन पे उपजा हुआ अन्न हमने खाया है और उन्हीं अन्न का खाया हुआ यह हमारा शरीर है दोस्तों। तो हमें इस देश के लिए अगर अपना जान भी देना पड़े तो यह भी कम होगा। और यह बात बताया जा रहा है हमारे देश के संविधान के चौथे मौलिक कर्तव्य के द्वारा, जहां बताया जा रहा है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो अब अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, पांचवा मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सभी में समरसता, समरसता का मतलब समान रस, एक सा भाव और समान भ्रातृत्व मतलब समान भाईचारा की भावना का निर्माण करना है। और यह जो भाईचारा होगा यह धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे होना चाहिए। यह जो भाईचारा होगा, समान भ्रातृत्व और ये जो आप देख रहे हैं समरसता का जो भाव होगा, समरसता की जो भावना होगी, यह हमारे देश में जो धर्म है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रदेश के लोग हैं और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, इनकी आधारित, इन पर जो आधारित भेदभाव चलता है यह भेदभाव से परे होना चाहिए। इन भेदभाव से परे होना चाहिए हमारे भ्रातृत्व की भावना, ठीक है। और इसी में आगे बोला जा रहा है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए हमें, मतलब ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई भी प्रथा चल रही है हमारे समाज में, हमारे देश में कोई भी कुरीतियां चल रही है तो हमें इनका त्याग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए पर्दा प्रथा की, स्त्रियों को पर्दे में रखने की जो प्रथा है यह स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, हमें इसका त्याग करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक उदाहरण मैंने यहाँ पे बताया और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं।
पहले के ज़माने में सती प्रथा जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध था, इसका खात्मा कर दिया गया है। और ही बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चल रही है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमें इन प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। यही बात कहता है हमारे संविधान में दिया गया 5वां मौलिक कर्तव्य। फिर छठे मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। छठा मौलिक कर्तव्य कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। हमारी सामाजिक जो संस्कृति चल रही है, हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृति चल रही है, और यह संस्कृति गौरवशाली संस्कृति है, हमें इसका महत्व समझना चाहिए और इसका महत्व समझने के साथ साथ इसका परिरक्षण भी करना चाहिए। हमें इन सामाजिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना चाहिए और इन परंपराओं का परिरक्षण भी करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति अन्य देशों से अलग है और हमें अपने देश की महान संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। हमें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आनी चाहिए अपने इस देश की संस्कृति पे। दोस्तों, लेकिन आजकल यह देखा जा रहा है कि हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रति इतने आकर्षित हो गए हैं कि हम अपनी संस्कृति का पतन स्वयं करते जा रहे हैं। कोई बाहरी व्यक्ति आके हमारी संस्कृति पे आघात नहीं कर रहा है, बल्कि हम ही ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की संस्कृति पर स्वयं से ही आघात करते जा रहे हैं और इस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति का पतन होता जा रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रति इतने दीवाने हो गए हैं, इतनी इसकी आगोश में खो चुके हैं कि हम अपनी महान संस्कृति को ही भुलाए जा रहे हैं। हमें अपने संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझना चाहिए, इसका महत्व समझना चाहिए और हमें इनका परिरक्षण भी करना चाहिए। यह कह रहा है हमारे देश के संविधान में दिया गया छठा मौलिक कर्तव्य। अब सातवें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सातवां मौलिक कर्तव्य कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखे। दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए, वन की रक्षा करनी चाहिए, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, झील की, तालाब की, पोखर की, जितने भी ये जल स्रोत हैं इनकी रक्षा करनी चाहिए। मतलब पर्यावरण का जो जितना अंग है उन सभी की रक्षा हमें करनी चाहिए और रक्षा करने के साथ साथ इनका संवर्धन भी करना चाहिए। इन्हें आगे मतलब इनकी वृद्धि हो इसका भी प्रयास हमें करना चाहिए और प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना चाहिए। प्राणी मात्र का मतलब केवल इंसानों से नहीं है, केवल मनुष्यों से नहीं है, बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं सभी प्राणी हैं। दोस्तों, सभी क्या है? प्राणी हैं। मतलब जो सांस लेते हैं वो प्राणी हैं, जो जीवित हैं वो प्राणी हैं। सभी प्राणियों के प्रति हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, कोई भी हो। दोस्तों, सभी के प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए। यह कह रहा है हमारे देश के संविधान में दिया गया सातवां मौलिक कर्तव्य। अब आठवें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आठवां मौलिक कर्तव्य यह बता रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमें अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखना चाहिए। हमें अपना दृष्टिकोण कैसा रखना चाहिए दोस्तों? हमें अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखना है और मानववाद के साथ साथ मतलब मानवों के बारे में जो विचारधारा है उसे मानववाद आप कह सकते हैं। मानववाद और ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन का मतलब ज्ञान का अर्जन। हमें तरह तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहना चाहिए, उसे अडॉप्ट करते रहना चाहिए। हमें बहुत सारे ज्ञान को लगातार हासिल करते रहना चाहिए। हमें एक ही जगह पे रुक के नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे रुकने से हमारा मतलब यह है कि हम कभी कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं। हमने जितना जान लिया है बस उसको ही काफ़ी समझते हैं। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमें लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए और वृद्धि करना भी चाहिए। फिर सुधार की भावना का भी विकास करने की बात की जा रही है इस आठवें मौलिक कर्तव्य के द्वारा। अब बात करेंगे नवें मौलिक कर्तव्य की। तो नवें मौलिक कर्तव्य में कहा जा रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से बचे। सार्वजनिक संपत्ति जो कि हमारे देश की सरकारी संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है और हिंसा से बचना भी हमारा फर्ज बनता है। दोस्तों, इसके ऊपर कानून बन चुका है। अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर आप किसी प्रकार की हिंसा करते हैं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि अगर
किसी मौलिक कर्तव्य के ऊपर में कानून बन चुका है और आप उसके बाद मतलब कानून बनने के बाद इसका पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए और हिंसा से हमें बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। अब 10वें पॉइंट की बात करें तो 10वां पॉइंट बता रहा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत रूप से मतलब हम अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगातार हमें नई ऊंचाइयों को, नई उपलब्धियों को छूने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे यह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या फिर हमारा सामूहिक जीवन हो, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे अगला वाक्य यही बताया जा रहा है जिससे कि हमारे देश जो है, हमारे राष्ट्र की प्रगति भी हो और हमारे राष्ट्र की प्रगति होने के साथ साथ हमारा देश जो है वो नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करे। मतलब सीधा सीधा निकलता है कि अगर हम तरक्की करेंगे, आप तरक्की करेंगे, हमारा समाज तरक्की करेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश भी तरक्की करेगा और कामयाबी की नई बुलंदियों को छुएगा। दोस्तों अब अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है 11वां पॉइंट। 11वां मौलिक कर्तव्य यह बताता है कि 6 से 14 की आयु के बीच के अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश के संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत ही हमारे देश के मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और यह 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों, कि हमें अपने जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए, कम से कम उसे प्राथमिक शिक्षा तो देना ही देना चाहिए। मतलब अगर आप उसके संरक्षक हैं, माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, ऐसा संविधान कहता है, ऐसा मूल कर्तव्य है। यह हमारा 11वां मूल कर्तव्य था कि हमें 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम प्रदान कराना ही चाहिए। और यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे देश के संविधान में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों इस प्रकार से हमने मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत बनने वाले जितने भी सारे क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को आसान शब्दों में बड़ी ही सरलता के साथ जान लिया है और मैंने हर संभव कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझाया जा सके। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं, अपने प्रश्न को रख सकते हैं, हमारे ओर से आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपके ज्ञान में जरूर कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए, आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही मददगार हो, बहुत ही सहायक सिद्ध हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम नए नए वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।